नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा। गृह मंत्री के इस चेतावनी का हरियाणा में कोई खास असर होता दिख नहीं रहा है। बेखौफ अपराधी खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए संगीन वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जो कानून को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। गृह मंत्री के उस चेतावनी का क्या, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा, लेकिन एक के बाद एक हो रही वारदातों से ऐसा लग रहा है कि अपराधियों ने गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा को अपराध का अड्डा बना लिया है और उन पर लगाम लगाने में पुलिस कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई दे रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की इस चेतावनी का असर अपराधियों पर जरा भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो अपराधी गलत काम करना छोड़ रहे हैं और ना ही हरियाणा। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अनिल विज ने चेतावनी जारी कर क्या कहा था, सुनिए। मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। गुरुग्राम में तो बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी वारदात सामने आई है जो गुरुग्राम की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। अब आपको एक एक करके कुछ प्रमुख वारदातों के बारे में बताते हैं। 18 अप्रैल 2022 सुभाष चौक के पास कैश वैन से 1 करोड़ की लूट। 17 अप्रैल 2022 बेखौफ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई। 16 अप्रैल 2022 बादशाहपुर में लूट की नियत से बुजुर्ग की हत्या। 16 अप्रैल 2022 नगर पालिका चेयरमैन के घर पर फायरिंग। 15 अप्रैल 2022 बजखेड़ा चौक पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। 15 अप्रैल 2022 पटौदी में व्यापारी से लाखों की रंगदारी की मांग की। ये महज कुछ वारदातें हैं, लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी है। हालांकि ये वारदातें ये साबित करने के लिए काफी है कि अपराधियों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है और बेखौफ अपराधी खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में आए दिन लूट, हत्या, चोरी, रंगदारी, दबंगई जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसे रोकने के लिए साइबर सिटी में उत्तरी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की अहम बैठक भी आयोजित की गई और अपराधियों पर नकेल कसने की रणनीति भी बनाई गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेखौफ अपराधियों के आगे इन फैसलों का कोई महत्व ही नहीं है और अपराधी खुलेआम संगीन अपराधों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री की उस चेतावनी का क्या, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा। लेकिन एक के बाद एक हो रही वारदातों से लग रहा है कि अपराधियों ने हरियाणा को अपराध का अड्डा बना लिया है। हरियाणा छोड़ने की तो बात ही दूर है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। मेहमानों की तारीफ कराएं, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुना देते हैं। मामले अगर आ रहे हैं तो हमारी पुलिस उनको पकड़ भी रही है। जितने भी मामले आ रहे हैं, संगीन मामले आ रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई को धमकी दी गई थी 2 करोड़ की फिरौती मांगने की। हमने सख्त कार्रवाई करी और 2 दिन में हमने आदमी पकड़ लिया। तो इस प्रकार से कोई भी मामले जो हैं
जितने भी हैं, हमारा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन, मैं खुद हर जिले से, हर एसपी से उनकी रोज की रिपोर्ट लेता हूं। मेरे कंप्यूटर पर रिपोर्ट आती है कि कितने केसेस उन्होंने पकड़े और कितनी जो ड्रग्स पकड़ी, कितनी स्मैक पकड़ी, कितने हथियार पकड़े, ऐसे प्रकार के कितने जुआ खेलने वाले पकड़े, कितने सट्टा खेलने वाले पकड़े। हर एसपी की मेरे पास रोजाना रिपोर्ट आती है। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम ब्यूरो चीफ है हरियाणा न्यूज के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन आज जो हम लोगों ने गुरुग्राम में देखा और खास करके आपने कवर करके भेजा, जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने 1 करोड़ रुपए वहां से कैश वैन से छीन कर फरार हो गए, उसके लिए पहले मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से बंदूक लहराते हुए लोगों में डर पैदा करते हुए और वहां से कैश वैन से जिस तरह से वो पैसे लेकर फरार हुए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है साइबर सिटी, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं इस वारदात ने खाकी के सेवा, सुरक्षा और सहयोग जैसे नारे की पोल खोलकर रख दी है। अगर दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें सामने आएंगी तो कैसे लोगों के अंदर विश्वास होगा कि वे सुरक्षित हैं। ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले इस पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो शुरुआत से ही 12 अप्रैल से मैं अगर मैं बात करूं तो दिन दहाड़े नगर पालिका के चेयरमैन के घर पर फायरिंग की गई। उसके बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स किए गए। यह कहा गया कि आपके तमाम ठेकों के अंदर, शराब के ठेकों के अंदर उन्हें 50% की हिस्सेदारी चाहिए, अन्यथा आपको अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। इस वारदात के अंदर भी थाने से महज वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये जो जहां पे ये वारदात हुई है। बिल्कुल, मारुति के शोरूम के पास ये कैश कलेक्शन एजेंट पहुंचे थे और तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक ये 10 ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों से या फिर व्यापारिक शख्सियतों से ये पैसा इकट्ठा कर एचडीएफसी बैंक में जमा कराने जा रहे थे या फिर तमाम बैंकों में इन्होंने जमा कराना था। लेकिन कैसे ये यहां पे पहुंचे, रोड को छोड़कर क्यों यहां पे इन्होंने गाड़ी लगाई, एक बड़े सवाल जरूर हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जरूर जुटी है, लेकिन इस पूरी वारदात में कुछ लैप्स हैं, जैसे कि कैश कलेक्शन एजेंट की जो गाड़ी थी, उन्होंने क्यों मारुति के शोरूम की पार्किंग में उस गाड़ी को क्यों नहीं खड़ा किया। मसलन कि 3 से 4 ये लोग थे, इनके पास कोई सुरक्षा कर्मी तक मौजूद नहीं था। जिस तरह की सुरक्षा ऐसी कैश कलेक्शन गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है, ऐसी कोई सुरक्षा इनके पास मौजूद नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं और गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई सुराग तक नहीं लग पाता। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को हालांकि खंगालने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। सिर्फ यह तफ्तीश में जरूर सामने आया है कि जो बदमाश थे, लुटेरे बदमाश थे, वो उनकी संख्या 3 से 4 थी। काले रंग की सेंटरों के अंदर ये यहां पे पहुंचे थे, कब से गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, ये तमाम जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय जरूर हैं। लेकिन 2 दिन पहले भी गलेरिया मार्केट के इलाके के अंदर चेन स्नैचिंग की लगातार बढ़ती वारदातों को लेकर चेकिंग की जा रही थी और संदिग्ध बाइक को रोकने पर न केवल बेखौफ बदमाशों ने, कानून से बेखौफ बदमाशों ने न केवल फायरिंग कर पुलिसकर्मी को जख्मी कर दिया, बल्कि ये अपनी बाइक को मौके पर छोड़कर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। हालांकि गृह मंत्री महोदय जरूर कहने में लगे हैं कि हम वारदातों का खुलासा करने में लगे हैं, लेकिन ऐसे कैसे वारदातें एकदम से बढ़ रही हैं, गुरुग्राम पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग पा रही हैं। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि क्राइम का एक नया सिंडिकेट बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें कि तिहाड़ में बैठे बदमाश गैंगस्टर नीरज बवाना, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर टेकचंद और पंजाब का एक गैंगस्टर, ये मिलकर एक नया क्राइम का सिंडिकेट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर संपत नेहरा, गैंगस्टर काला जठेड़ी, गैंगस्टर नीरज सेठी, ये नरेश सेठी, ये तमाम जो लोग मिलकर हैं, ये अलग। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सिंडिकेट बना रहे हैं, उस सिंडिकेट को पुलिस कहीं ना कहीं तोड़ने में नाकाम रही है, तभी तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, भी जुड़ गए हैं। हम आएंगे नीरज जी आपके पास, लेकिन उससे पहले रमन जी से मेरा सवाल है। रमन जी, गुरुग्राम आर्थिक राजधानी है हरियाणा की,
दिल्ली से सटी हुई है, यहां पर व्यापार है लोगों का, यहां पर रोजगार है, यहां पर नौकरियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो यहां जो लोग काम करने आते हैं या फिर जो लोग यहां पे उद्योग धंधा लगा रहे हैं, उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा? क्या सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? रमन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, बीच में आवाज कट गई थी, बताएं। सर, सवाल यह है कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, यहां बड़े बड़े इंडस्ट्री है, यहां पे लोग नौकरी करने आते हैं। बावजूद इसके जिस तरह से पिछले हम एक हफ्ता का अगर आंकड़ा निकाल कर देखें तो लगातार वारदात हो रहे हैं, और वारदात कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, संगीन अपराधें हो रही हैं, लेकिन पुलिस इसको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। देखिए, मैं ये आपका जो क्लेम है मैं उसको पूर्णतः सही नहीं बोलूंगा। हालांकि मैं इतना जरूर बोलूंगा कि बिना वारदात के आप भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर, बार बार अगर अपराध बहुत जल्दी जल्दी होने लगे तब तो सवाल तो उठता है। आप बोल लीजिए, मैं इंतजार कर। नहीं, बोलिए सर। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको मेरे से जवाब चाहिए तो आपको शांति से जवाब सुनना पड़ेगा। मैं आपके हिसाब से नहीं सवाल बोलूंगा। सुनने, जवाब लेने के लिए आप सवाल अपने करना आप भी पड़ता जवाब है। दे दीजिए, आप सवाल करिए और आप ही जवाब सर, दीजिए। आप डिबेट पे आइए, बोलिए। अगर आपको डिबेट करनी है तो डिबेट के तरीके से करिए, आप मेरे को मत सिखाइए डिबेट कैसे। सर बोलिए, बोलिए, और भी गेस्ट है हमारे पास, बात रखिए अपनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं, मेरे पास सारे आंकड़े यहाँ मौजूद हैं। आपको मैं आज के 17 तारीख तक का आंकड़ा दे सकता हूं। 2021 में क्या सिचुएशन थी, 2022 में क्या है। 17 अप्रैल को मैं आपको ये आंकड़ा दे सकता हूं। 2021 के टोटल केसेस क्या थे, 2022 के केसेस कितने हैं, कौन से अपराध के मेजर कौन से केसेस हैं। देखिए, जब अपराध होता है, धारा 302 जब से इंडियन पीनल कोड में बनी हुई है, क्या तब से कत्ल होने बंद हो गए? लेकिन प्रोविजन क्या होती है कि जब क्राइम हो उसकी रोकथाम के लिए और उसको किस धारा के अंदर उसको सजा देनी है, ये इनकी चीजें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन दो चीजें हैं। प्रिवेंशन के लिए आप मैन टू मैन एक रफली अगर हम देखें तो गुरुग्राम जो शहर है वो लगभग ट्रांजिट पॉपुलेशन के साथ 40 लाख लोगों का शहर है। क्या हम मैन टू मैन पुलिसिंग कर सकते हैं? नहीं। अब आप बात करेंगे कि जो वारदातें हमें बिल्कुल हुई और उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और बहुत सारे पकड़े गए हैं, बहुत सारे पकड़े जाएंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात रखता हूं कि जो आप गुरुग्राम का केस कह रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो क्या कहता है, कितने आप कैश एक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में? 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। कितने लोगों से इन्होंने दिन में इकट्ठा करा? 50 लोगों से। अगर मनी कलेक्शन का है काम तो मनी कलेक्शन के काम के अंदर आपको गार्ड भी होना चाहिए जब आपको पता है इतना कैश है। और अगर ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है तो आपने उसके प्रिवेंटिव काम अपने सुरक्षा के लिए क्या करें, ये भी एक बारी को देखना पड़ता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी और जो पुलिसकर्मी उन एरिया में हैं उनको और ज्यादा सतर्क भी होना चाहिए था और उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए कमिश्नर साहब की कि किस प्रकार से उनके एरिया में इस प्रकार के लोग आए। ठीक है, रमन जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है टेक्निकली दिक्कत की वजह से, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और खास करके गृह मंत्री ने जो कहा था कुछ दिन पहले, कई बार भी कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। अपराधी उल्टे न प्रदेश छोड़ रहे हैं न अपराध छोड़ रहे हैं। कल भी गुरुग्राम में, अगर आज की बात छोड़ दें तो कल भी जिस तरह से पुलिस वाले पर फायरिंग हुई, स्नेचिंग को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग लगा के इंतजार कर रही थी। इसको लेकर क्या लगता है, कांग्रेस क्या सोचती है, क्या सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफल है या विफल है?
देखिए, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं। कांग्रेस के सोचने की बात तो बाद में आएगी, पहले प्रदेश। रमन जी आते हैं आपके पास। रमन जी आते हैं। रमन जी जरा बालमुकुंद जी से लेना ना रिएक्शन। बोलिए बालमुकुंद जी। प्रदेश की जनता क्या सोचती है, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हालात संगीन हो गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने भी बड़ा शिद्दत से ये मुद्दा उठाया है, और आप लोग जो मीडिया में आज चर्चा है, हमारे जैसे प्रवक्ता साथी उदाहरणों को ऐसे रख रहे थे कि 17 अप्रैल 2021 तक 20 तक के आंकड़े लेके मैं आता हूं। ये तो सर्वविदित रहा है, कोरोना काल में क्राइम कम हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आज जो क्राइम हुआ है उस पर जवाबदेही बनती है सरकार की, और सरकार के गृह मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं तो मैं समझता हूं वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान है, लापरवाही भरा जवाब है। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे वो भी डिबेट से जिसे भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था पहला मुद्दा है। सरकार के काम ही 4 होते हैं: कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। सरकार ना रोजगार में बात करना चाहती है, ना स्वास्थ्य में बात करना चाहती है, ना शिक्षा में बात करना चाहती है। कानून व्यवस्था पे तो सुनना ही नहीं चाहती, वो आपको ही नहीं सुनना चाहते। तो मैं दुखी भी हूं रमन मलिक जी की बात से, और अपना एक सुझाव रख सकता हूं कि जिस तरीके से ने ये बात की कि मैन टू मैन पुलिसिंग नहीं हो सकती, ये कहना भी छोड़ दें। ये इस तरीके से जिम्मेवारी से नहीं बात, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इनका बयान ये होना चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है, सरकार का दायित्व है। ठीक है, और हम उसका निर्वहन करेंगे। और अरविंद भारद्वाज भी हैं प्रवक्ता जेजेपी के। ठीक है बालमुकुंद जी, आपकी बात सुन ली हमने। अरविंद जी, गठबंधन में आप भी हैं, कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है, खास करके अगर साइबर सिटी की बात करें, पटौती में भी देखते हैं कि कई बार आपके बड़े बड़े नेता वहां दौरा करते हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर उनसे छोटे भी जो नेता हैं वो भी वहां जाते हैं। बहुत नजर रहती है जेजेपी की पटौदी में। वहां पर अगर पटौदी की बात करें तो कुछ दिन पहले ही वहां नगर पालिका का जो चेयरमैन है उसके घर पर फायरिंग हुई। वहां पर जिस तरह से फायरिंग करके बंदूक लहराते हुए बदमाश वहां से फरार हुए, इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है। जेजेपी इसको किस तरह से देखती है? नहीं, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, फायरिंग का आप बात कर रहे हैं, या आज की जो घटना के बारे में चर्चा हम यहाँ कर रहे थे, देखिए ये जरूर हमारे लिए बिल्कुल गंभीर है विषय, और सरकार इन सभी विषयों को लेकर बहुत गंभीर है। और जो ये घटनाएं हुई हैं, आप यकीन मानिए इन पर जल्दी कार्रवाई होगी, और जो अपराधी हैं वो जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये जिम्मेवारी सरकार की सिर्फ यही नहीं है कि हम घटना होने के बाद कार्रवाई करें। सरकार की हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी प्रयास किए जाए। तो हम ये भी प्रशासन हमारा ये भी जांचने का प्रयास करेगा कि कहां ऐसी चूक रह गई जिसकी वजह से घटनाएं हुई हैं, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ये अरविंद जी ये चूक बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, लोगों में खौफ का माहौल है। साइबर सिटी कहने के लिए गुरुग्राम है, लेकिन इस डर के माहौल में कौन रहेगा? यहां सुरक्षा तो देनी होगी। देखिए, साइबर सिटी की अगर सिर्फ आप पर्टिकुलर अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करते हैं, तो गुरुग्राम आज बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत बड़ी आबादी आज गुरुग्राम में रहती है, बहुत इंडस्ट्री है, और बिल्कुल हमें ज्यादा चाक चौबंद होना पड़ेगा, मैं ये मानूंगा, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं तो उनसे जो इंडस्ट्री है या बाहर से जो इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे सरकार के प्रयासों से, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती हैं तो। परंतु सरकार गंभीर है, आप ये विश्वास रखिए कि जल्दी इन पर भी कार्रवाई होगी, और कहीं अगर प्रशासनिक कमियां हैं तो उनको भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि ऐसी। सुभाष चौधरी जी, ठीक है सर, पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चौधरी जी, सुभाष जी, सरकार दावे करती है कानून व्यवस्था को काबू करने की,
लेकिन अपराधी जो है उस दावे को तोड़ते ही नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दावे बहुत होते हैं लेकिन वो हवा हो जाते हैं, और गुरुग्राम में यही दिख रहा है। क्यों नहीं जो अपराधी हैं उनके डरों में उनके दिलों में, माफ कीजिएगा, उनके दिलों में पुलिस का डर क्यों नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल, बहुत लाजिम सवाल है खालिद हसन आपका जी। और जिस तरह की स्थिति बन रही, बल्कि ये आज की घटना नहीं है। हालांकि रमन मलिक जी जो आंकड़े की बात वो कर रहे थे, अगर आप इंटरनेशनल एरेना पर जो क्राइम रेट है गुरुग्राम का और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, मैं अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसलिए जिम्मेदारी के साथ उपयोग कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा सरकार जो वर्तमान है, उनके मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी के सभी गुरुग्राम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बताते थकते नहीं है। तो इसीलिए मैं उस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय शहर जितने हैं, चाहे वो लंदन है, न्यूयॉर्क है या बगल में देश की राजधानी दिल्ली है, अगर आप इसका कंपैरिजन पिछले 3 वर्षों का आप देखेंगे तो गुरुग्राम और नई दिल्ली दोनों आसपास है और दुनिया के लगभग 5-6 बड़े शहरों, प्रमुख शहरों में से सबसे ऊपर लेवल पर आ गया है क्राइम की दृष्टि से। आप गुरुग्राम का पिछले 3 वर्षों का क्राइम लेवल अगर आप देखेंगे तो 64.92% हाई चला गया है और दिल्ली का 68.14% है। और इसके फ्रैक्शन हैं अलग अलग किस किस क्षेत्रों में कितना ज्यादा हाइक आया है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो आपके नीरज वशिष्ठ जी ने बहुत सटीक और बहुत सही तरीके से उन्होंने बिंदुवार बातें रखी, आपके रिपोर्टर ने, कि जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं और जो स्थितियां बताई हैं ये बहुत चिंताजनक है। तो केवल ये आज की बात नहीं, 3 वर्षों की स्थिति है और कंपैरेटिव स्टडी पूरा दुनिया के सामने मौजूद है। जजपा के प्रवक्ता ने हालांकि जिम्मेदारी के साथ ये बातें कही हैं, बजाय किसी आंकड़े से इस बातों को, स्थिति को काटने की उन्होंने बातें कही है। तो मैं उनसे इस बात को सहमत हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। केवल बयान से बात नहीं बनने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों ये स्थिति बनी है कि आप कह रहे 40 लाख की आबादी है, आज आप 40 लाख की आबादी और इसके क्षेत्रफल के बढ़ने को लेकर आप रो रहे हैं। इसी बात को लेकर तो तब यहाँ कमिश्नरेट की परिकल्पना की गई थी। यही तो ठीक है प्लीज मुझे बोल लीजिए रमन जी। मैं रमन जी सुभाष चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके सवालों का ही जवाब आपसे ले लेंगे हम। बस प्लीज मेरे को ये बताइए, पॉपुलेशन की जिम्मेदारी किसकी है? मैं कह रहा हूँ 40 लाख पॉपुलेशन अगर है और आकार इस क्षेत्र का, इस गुरुग्राम का जिले का क्षेत्रफल अगर बढ़ा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये कमिश्नर, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप नहीं बोल पाएंगे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। जिम्मेदारी तय करनी होगी तभी अपराध रुकेगा। फिर आप नहीं बोल पाएंगे। आप तथ्यात्मक बातें करिए। आप अभी आप फिर नहीं बोल पाएंगे, फिर नहीं बोल पाएंगे। रमन जी जवाब दे दीजिएगा, जरा बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए सुभाष जी की। सुभाष जी बात रख लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। अगर मैं गलत हूँ, रमन जी आपके पास आ रहे हैं तो मेरी बात काटिए। रमन जी अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी बात काटिए, मुझे आप बोलिए। सुभाष जी बात रखिए प्लीज, हो गया। जो बातें मैं कह रहा हूँ, आप कहिए। आपने कहा कि प्रिवेंशन है और इन्वेस्टिगेशन, आप इस 2 जुमले में आप इन चीजों को बांटना चाहते हैं। आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आप पिछले 3 वर्षों के आंकड़े को आप रखिए, कंपैरेटिव स्टडी करिए। ठीक है सुभाष जी, कमिश्नरेट की जो परिकल्पना की गई थी, आप पुलिस रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हो? ठीक है, पुलिस रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? रमन जी सवाल के जवाब भाग रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है रमन जी जवाब दीजिए। जवाब देने से भागूंगा नहीं सुभाष जी, और ये आपको भी पता है कि मेरी आदत नहीं है भागने की। नहीं तो आप बोलिए का जवाब देता हूं। नहीं आप बीच में देखिए, जो बात मैं कह रहा हूं सुभाष जी बोलने दीजिए, सुभाष जी बोलने दीजिए, सुभाष जी बोलने दीजिए। रमन जी बोलिए। आपके आंकड़े एकदम दुरुस्त नहीं है साहब, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अभी भी ये बता सकता हूं कि जिस समय से हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहले ये काम रिफॉर्म का, सुभाष जी अब ढूंढने की हिम्मत रखिए, दर्द हो रही है, कोई बात नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। पीसीआर आपका एको ज्यादा हो रहा है। मैं जो बात रख रहा हूं वो ये है कि सबसे पहला हमने काम करा कि हमने रिपोर्टिंग के सिस्टम चेंज करे। जहां रिपोर्ट लिखानी एक मुसीबत हो जाती थी, वहां आपके हाथ में के फोन में रिपोर्ट लिखवाने का, कंप्लेंट दर्ज करने का हमने अधिकार दे दिया, हमने वो सहूलियत दे दी।
दूसरी चीज, जो हमने सिस्टम डेवलप करे, चाहे महिला थाना और चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, चाहे ऑर्डिनरी क्राइम की बात हो, वो सारी काबिले तारीफ है पूरी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर। तीसरी चीज, आप कौन से क्राइम की बात करना चाहते हैं आप बताइए? क्राइम अगेंस्ट पर्सन बात करेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमन करेंगे, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेंगे। मेरे को अंदाजा था कि कुछ ना कुछ होगा, इसलिए ये मैं पूरा आंकड़ा लाया हूं। बोलिए तो मैं आपको दे देता हूं। अब मेरे को ये बताइए कि धारा 302 के अंदर 2021 में 21 मुकदमे हुए थे सर, आज 24 हुए हैं, 3 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके अंदर पकड़े गए हैं, लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है। वो 2014 से 2021 तक जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है ना रमन जी, उसमें पता चल रहा है कि कितने आंकड़े कम और ज्यादा हुए हैं। लेकिन जो आप दावे कर रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ जो है नीरज वशिष्ठ, वो सर मैदान में रहते हैं, वो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं। जरा हकीकत इनसे भी जान लेते हैं। रमन जी, नीरज जी, मेरी बात भी सुनिए रमन जी। हाँ, कि आपकी कितनी सच्चाई है रमन जी के दावे में? आपकी पुलिस ग्राउंड पे कैसे काम कर रही है, सुनिए तो सही। रमन जी, आपकी पुलिस गुड़गांव में कैसे सच्चाई तो सुन लीजिए, आंकड़े लेना चाहेंगे सर, सच्चाई तो सुन लीजिए। पिछले साल 5-30 बारी ग्राउंड जीरो पर जो व्यक्ति काम करता है उससे उसकी जुबानी तो सुन लीजिए। आंकड़े बढ़ गए, ये हो गया, मैं भी आपको आंकड़े ही बता रहा हूं। अब आप मेरे तो आप सच्चाई तो सुनिए जरा। नीरज वशिष्ठ जी बताइए। रमन जी, मैं आपको बताता हूं कि आपकी पुलिस कैसे काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक चोर गिरोह का खुलासा किया गुरुग्राम पुलिस ने। सुनिएगा मेरी बात तो सुनिए सर। मैं आपको ये कह रहा हूं, बात करिए सर, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, ये ब्यूरो चीफ है हमारे, मैं अभी ग्राउंड और रोज कवर करते हैं क्राइम। इनको पता है कि आपकी पुलिस कैसे काम कर रही है। जो आप कह रहे हैं उसी को तो हम क्रॉस कर रहे हैं। खेड़ की दौला थाना प्रभारी 56 लाख की रिश्वत है। खेड़ की दौला थाना प्रभारी पर 56 लाख की रिश्वत के आरोप लगे हैं। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए खेड़ की दौला थाना रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आपका बादशाहपुर का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार होता है। आप कह रहे हैं काम हो रहा है, कहां काम हो रहा है? आपकी पुलिस जो है अपराधियों को केस कमजोर करने के नाम पर 30-30 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही है। आप कह रहे हैं थानों में काम हो रहा है। रिश्वत नहीं ली कभी। ये शर्मनाक है जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं कमियों को, जिस तरह से आप रमन ये जी, शर्मनाक है। पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने के बजाय आप डिफेंड करेंगे तो अपराध कैसे रुकेगा? गलती पूरे प्रदेश की नहीं हो सकती सर। आपका आईपीएस है वो गलत है। आपके आईपीएस सरीखे अफसर पर जो गुड़गांव में तैनात थे धीरज सेतिया, उनके ऊपर करोड़ों की चोरी के आरोप लगते हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं ऐसी पुलिस को? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आपको डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर। मेरा रमन मलिक जी, आपको पता है 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार किया रोहतक रेंज की विजिलेंस टीम ने। आपको पता है इस बात का? उस अपराधी से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी मानेसर क्राइम ब्रांच की ओर से। सर अब मैं 10,000 रुपए की रिश्वत लेके थाने बादशाहपुर थाने के अंदर से सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। एएसआई को माफ कीजिएगा। सुनिए, थाने के अंदर से अगर किसी एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जा रहा है तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग जैसे नारों का क्या होगा? बताएं मुझे जरा। ठीक है, एक तरफा मोनोलॉग के लिए नहीं आया हूं। रमन जी बोलिए। हो गया, ठीक है, बोलिए, बात रखिए जल्दी से। और भी केस है सर। सबसे पहले ये समझिए कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की गलती पूरा महकमा या पूरी स्टेट उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो गलत है उसको पकड़ भी तो हम ही रहे हैं ना, कोई बाहर से फरिश्ते थोड़ी आ रहे हैं पकड़ने के लिए। इसी स्टेट के विजिलेंस टीम जो मुख्यमंत्री की है या वैसे विजिलेंस टीम है वो ही पकड़ रही है ना, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। अगर हमको ये पता लगता है कि हमारी सरकार के कोई मुलाजिम जो हैं वो गलत कर रहे हैं तो उनको पकड़ना, उनको कानून के प्रक्रिया के अंतर्गत उनको सजा दिलवाना, ये भी हमारा काम है। अच्छा, 20 सितंबर को जो करोड़ों की चोरी का मामला आया था 20 सितंबर 2021 में, उसमें क्यों नहीं गुरुग्राम पुलिस ने इन तमाम लोगों को बेनकाब किया, इनका चेहरों को बेनकाब किया करोड़ों की चोरी मामले में? क्यों एसटीएफ को जांच सौंपनी पड़ी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को, कि आप इसकी तफ्तीश कीजिए? और उस तफ्तीश में एसटीएफ ने उस तफ्तीश में न केवल आईपीएस तरीके अधिकारी के चेहरे को बेनकाब किया बल्कि डॉक्टर सचिंदर जैन नवल, डॉक्टर जीपी सिंह और इनके साथ साथ तमाम लोगों को बेनकाब किया। क्यों गुरुग्राम पुलिस ने बेनकाब नहीं किया ऐसे चेहरों को? बताइए आप। ठीक है, जांच किसने सौंपी?
डीजीपी हरियाणा ने नहीं तो पुलिस कमिश्नरेट का क्या मकसद है? आप बताइए मुझे। क्यों पुलिस कमिश्नर ने जांच नहीं की उस मामले में? काम नहीं चलेगा ना। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अंतिम रूप तक जाना होगा, रिजल्ट आना चाहिए लोगों के सामने। जांच तो बहुत ही चीज के सॉफ्ट उलझाया जाता है रमन जी, लेकिन ठीक है। बाल मुकुंद जी, अपने श्रोताओं को बताओ तो सही, क्या मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने या कमिश्नर ने जांच करवाने से मना करा? नहीं, कमिश्नरेट ने उन लोगों का गिरफ्तार क्यों नहीं किया जो उस करोड़ों की चोरी में शामिल थे? आप बताएं मुझे, क्यों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया? क्यों गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने, गलत मिले लोग या आगे किसने कमजोर करने की कोशिश करी, उसको भी सब चीजें उस आई ना, वो क्यों आई? क्योंकि नीयत साफ है। रमन मलिक जी, उनको गिरफ्तार गुरुग्राम पुलिस की तरफ से क्यों नहीं किया गया? एसटीएफ ने गिरफ्तार किया उन तमाम लोगों को, उनसे करोड़ों रुपए की पैसा वसूला गया। बाहर से आई थी, नहीं, पुलिस कमिश्नरेट ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आसमान से उतरी थी। कमिश्नरेट में बैठे अधिकारियों ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उन्हें बताइए आप। मैं मानता हूं आपकी बात, मना नहीं कर रहा, लेकिन उस सिस्टम में अगर कहीं पे लीकेज है तो उस लीकेज को ठीक करने की भी तो जिम्मेदारी है ना। ये बार बार लीकेज हो रहा है ना रमन जी। बाल मुकुंद जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। अगर लीकेज होगा तो उसको दुरुस्त करा जाएगा। बाल मुकुंद जी, रमन जी की बातों से कितना सहमत है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि मंशा सरकार की नहीं है कि कहीं से लीकेज हो। मेरे ये मनसा तो नहीं है, आप सुन तो लो आप रमन जी। मनसा दो चीजें हैं, मनसा है नहीं है ये साबित होता है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपके जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, वो काबिले तारीफ कदम उनका, मैं बड़ा सैल्यूट करता हूं उनको। जैसा कि उन्होंने एक आंकड़ा रखा, रमन जी के पास भी जवाब नहीं है और हम भी हैरान हैं क्या बात कर रहे हो, कौन सा जवाब नहीं है? पुलिस के हैं। अगर ये जो आप बता रहे हो ना, जिस तरीके से शुरू में आपका प्रदर्शन था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब ये 10 तो आरोपी बता दिए पुलिस वाले जो एक अकेले गुड़गांव में ले रहे हैं रिश्वत। उसके बाद धीरज सेठिया जी के बारे में आपके पास क्या जवाब है? भाई वो कमिश्नरेट जो गुड़गांव पुलिस थी, उन्होंने क्यों कहां पकड़ा तो नहीं ना आपने? एसआईटी उसके बाद उनको अरेस्ट होना चाहिए। बनानी किसने बनाई है ये तो बताओ। आपने तो आप अपने घर में बैठ के थोड़ी बना रहे हो। आपने तो कुरुक्षेत्र एसपी लगा दिया। आपने भाई साहब अपने घर में बैठ के बनाई क्या? आपने तो उनको एसपी कुरुक्षेत्र लगा दिया था। आप वो प्रक्रिया आपको मौका दिया लोगों ने, आपने बनाई है। प्रक्रिया लीगल कोर्स होता है और जहां सबूत आएगा प्रूवन सर एक करके ये हमारे कानून। रमन जी आपके पास आएंगे तो आप जवाब दीजिएगा, बोलने दीजिए बाल मुकुंद जी को। ये रमन जी सबके बीच में सुरजे वाला भी बाहर है, ऐसे तो झूठा भी बाहर है, ऐसे सोनिया भी बाहर है, राहुल भी बाहर है, उन सबको भी अंदर कर दें। नहीं कर सकते ना जब तक कानून उन्हें सजा नहीं दे। और रह गया कुछ आपके पास? तो भाई साहब सीधे बात करोगे, ठीक बात करोगे तो ठीक मिलेगा जवाब। जितने सीधे मैं आपके जवाब की मुझे परवाह नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या ये जो ईडी है या जो सीबीआई है या कांग्रेस के नेताओं के लिए है या ईडी सीबीआई पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बाल मुकुंद जी, हम कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं। आप ट्रैक से अनट्रैक हो रहे हैं। नहीं अंदर की बात कर, आप अनट्रैक हो रहे हैं। हम ईडी सीबीआई पे बात कर रहे थोड़ी बैठे हैं। हम प्रदेश और गुरुग्राम में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बात करने आए हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अरविंद जी, नहीं अरविंद जी, सिर्फ पुलिसिंग व्यवस्था जिस तरह की बात हो रही है उसको ठीक करना है, सिर्फ बात से ही ठीक होगी या उसके लिए कदम उठाने होंगे? अरविंद, हाँ मेरी बात सुनिए मुकुंद जी प्लीज, ठीक बात अरविंद जी को बोल दीजिए, आते हैं। अरविंद भारद्वाज ने जो आगे की बात की, नहीं आप हमारे कांग्रेस का समय तो दो ना जी। अब हम जो बोल रहे थे वो बीच में रोक दी रमन मलिक जी ने, एक बार भी आपने टोके नहीं उनको। तो आप सर प्लीज हमारी बात तो पूरी होनी चाहिए ना, तो जल्दी पूरी कीजिए, हमारी जल्दी पूरी कीजिए। वो रमन मलिक आप अनट्रैक हो रहे हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अनट्रैक नहीं हो रहा मैं बिल्कुल कभी अनट्रैक नहीं होता। वो तो उन्होंने रणदीप सिंह का और भूपेंद्र सिंह का उल्टा नाम लिया, आपने उनको रोकना चाहिए था। एक जैसे डिबेट में आने का, जब हम डिबेट में बैठते हैं पूरा प्रदेश हमें देखता, आपके चैनल को पूरा प्रदेश देखता। केवल ये है मुद्दा जो ये कानून व्यवस्था की स्थिति है, अगर गृह मंत्री महोदय जिस तरीके के बयान पर उन्होंने बयान दिया, अगर वो कायम नहीं है
तो सबसे पहले सफाई सामने आके गृह मंत्री महोदय दे, क्योंकि ये बहुत संगीन मामले चल रहे हैं। आज प्रदेश के जो हालात है उसे तो जीना दूभर हो जाएगा। हमारे प्रदेश में, बगल के प्रदेशों में वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दो या वो करते, या तो वो वहां के गुंडे भी यहाँ आके बैठ जाएंगे। फिर तो प्रदेश का कोई मुखिया भी तो हो ना, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, प्रदेश के गृह मंत्री, उनके आपस में तालमेल नहीं है। उनके तालमेल ना होने की वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। केवल प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का तालमेल ना होने की परिस्थितियां अरविंद जी, प्रदेश भुगत। अरविंद जी, ये बात जो बात कह रहे हैं बाल मुकुंद जी, क्या यही बात है? तालमेल नहीं है, इस वजह से इस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो बेलगाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो वो तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर और खींचकर कहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था अंडर कंट्रोल है हरियाणा प्रदेश में, और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। हाँ, ये जरूर है, अगर हमारी, मैं स्वीकार करूंगा, अगर कहीं कोई चूक हुई है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, तो उन चीजों को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। उस पर अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी जांच करेंगे, कहाँ क्या कमियां हैं, उनको ठीक किया जाएगा। और रही बात जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स की, तो उस पर तो ये सरकार पहले से ही बहुत गंभीर है और उस पर काम भी कर रही है। जगह जगह जिस तरह से महिला थाने खोले गए, जिस तरह से पुलिस रिफॉर्म के लिए 112 एक नया नंबर जारी किया गया, उसको लेकर सैकड़ों कार्स उनको दी गई पुलिस वालों को। उसके अलावा और भी पुलिस की भर्तियां भी पाइपलाइन में है। और भी तरीके से जहां से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, सरकार उसको लेके गंभीर है। ठीक है सर। और जिस तरह से आरोप कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता लगा रहे हैं, देखिए ये पॉलिटिकल बयान है इनके, वरना सभी को पता है कि किस तरह की स्थिति कांग्रेस की सरकार में थी। ठीक है सुभाष चौधरी जी, सर थोड़ी वक्त की कमी है। अरविंद जी, सुभाष चौधरी जी लास्ट कमेंट, डकैतियां हुआ करती थी। सुभाष जी लास्ट कमेंट, और 10 सेकंड 15 सेकंड में सर कंक्लूड कीजिएगा, वक्त की कमी है थोड़ा। बोलिए। देखिए नीरज वशिष्ठ जी ने जो बातें ब्राइबरी और करप्शन की कही है, अगर मैं उनकी बात को तस्दीक करते हुए मैं ये कहता हूं कि 76.25% हाइक है ब्राइबरी और करप्शन में गुरुग्राम में। ठीक है, ये आप कंपैरेटिव चीजें देखें। अगर आंकड़े की ही बात कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव आप देखिए। कौन से आंकड़े हैं भाई साहब, कौन सी जगह सर से आप तो सर प्लीज मैं दे दूंगा आप सर सुभाष जी नीरज जी लास्ट कमेंट। ठीक है सुभाष जी, नीरज जी अभी आप नीरज जी को बोलने दीजिए। सुभाष जी प्लीज साथ में बोलो, 10 सेकंड आ रहे हैं सर। जुबानी थोड़ी बोल दोगे। नहीं, मुजबानी में मैं कह रहा हूँ, मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूँ। नीरज जी, आप 3 साल, नीरज वशिष्ठ, ठीक है 3 साल के आंकड़े सुभाष जी, सुभाष जी प्लीज, गलती होगी मैं अपना बयान, सुभाष जी ठीक है सर, मैं अपना बयान वापस लूंगा। ठीक है सर, नीरज जी लास्ट कमेंट। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जल्दी से सर, हमारे श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ये जो क्राइम का सिस्टम चल रहा है ना, मैं मानता हूं कि गुरुग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। 7-8 गैंगस्टर थे, गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता के साथ उन तमाम गैंगस्टर को जेल के भीतर ठोक रखा है, उनके पूरे नेक्सस को खत्म कर रखा है। ठीक है सर। इसको लेकर ये नॉर्थ रीजन की बैठक भी बीते हफ्ते में हुई थी, जिसमें उत्तर भारत के तमाम जो राज्य थे, लेकिन असर नहीं दिख रहा थे, वो सभी एक पटल पर आए। उन्होंने डिस्कशन किया था कि कैसे क्राइम के ग्राफ को कम किया जाएगा, कैसे एक बदमाश एक जगह से भागकर दूसरे राज्य में जाकर छिपता है, कैसे जो क्राइम के नए सिंडिकेट बन रहे हैं इनसे पार पाना है, कैसे तमाम चीजों से पार पाना है। इनको लेकर नॉर्थ रीजन की बैठक भी हुई थी, तमाम वो डीजीपी चाहे मैं दिल्ली, लेकिन बावजूद उसके भी लगाम नहीं लग पा रहा है। ठीक है अरविंद जी, जल्दी से 10 सेकंड में अरविंद जी बात रखिए। नहीं, सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और सरकार संवेदनशील है इस विषय को लेकर, और आप जल्द देखेंगे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है बाल मुकुंद जी, ऐसा दोबारा बालमुकुंद जी इस तरह की 10 सेकंड इसको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर। जी जो सरकार के प्रवक्ता जेजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, अगर ऐसा होता तो काबिल तारीफ कदम है, आराम होना चाहिए, प्रदेश में अमन चैन होना चाहिए। मेरा प्रदेश जहाँ दूध दही खाना है वहां पर शांति व्यवस्था बन जाए तो सबसे अच्छा प्रदेश है हिंदुस्तान में। हम स्वागत करेंगे इनके कदम का, अगर ये ऐसा करते हैं तो। ठीक है रमन मलिक, आवाज पहुंच रही है आप तक? सरकार को संजीदगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गुरुग्राम में हम देखें जिस तरह से
क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर 4-5 दिनों के आंकड़े को उठाकर देखें, अगर गुरुग्राम में खास करके कहने के लिए तो साइबर सिटी है, यहां पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उससे यहां पर आने वाले और रहने वालों की भी मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, साथ ही उनमें डर का माहौल भी बन रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।